फ्रेंड्स, अब तक आपने सुना कि अक्षय जिस कातिल की इतने दिनों से तलाश कर रहा था, जिसका कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाला राणे था। और राणे ने इस वक्त अक्षय पर वार करके उसको बुरी तरह घायल कर दिया था। और अब आगे अक्षय इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में थे। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। किलर को राणे के रूप में देखकर अक्षय सदमे में थे, पर वो जानते थे उन्हें इस कहानी के अंत में कुछ इसी तरह का शौक मिलने वाला है। राणे सीढ़ियों से रूम के अंदर जा रहा था। उसका मिष्टी के रूम की तरफ बढ़ रहा एक एक कदम अक्षय को बहुत ही तकलीफ पहुंचा रहा था। अक्षय इस हालत में अब बिल्कुल भी नहीं थे कि वो राणे को रोक पाए। अक्षय अपने दर्द से कराह रहे शरीर को बस जैसे तैसे संभाल रहे थे। राणे ने सामने मिष्टी को देखा और उसके बालों को अपने हाथों से पकड़कर खींचते हुए उस रूम से बाहर ले आया। वो मिष्टी को बड़ी ही बेरहमी से खींच रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मिष्टी को किस दर्द का सामना करना पड़ रहा था। मिष्टी उन सीढ़ियों से बेरहमी से खींचती हुई नीचे ले जाई जा रही थी। अक्षय मिष्टी की मदद करना चाहते थे, पर वो इस वक्त चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। मिष्टी दर्द से कराह रही थी। राणे ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे जमीन पर दे मारा। उसे बहुत चोट आई थी, पर जब उसने अक्षय की तरफ देखा तो उसके चेहरे से दर्द गायब सा हो गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अक्षय ने संभलते हुए कहा, मिष्टी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मिष्टी के चेहरे के पीछे छुपे दर्द को अक्षय महसूस कर पा रहे थे। ये क्रिसमस उसके लिए इतना खौफनाक और दर्द भरा होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। राणे ने उस हथौड़े को अपने हाथ से पकड़ा और मिष्टी के सिर पर हल्के से ठोकने लगा। मिष्टी चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अब उस किलर से डर नहीं लग रहा हो। अक्षय के मुंह से खून बह रहा था। अक्षय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो। तुमने हमारा गेम जीत ही लिया है, पर इसे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? इसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। राणे अक्षय को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो डरा देने वाली आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। राणे ने बड़े आराम से अपनी भारी आवाज में कहा, नाउ गेम इज ओवर। हमें गेम से बाहर निकलना है तो गेम को पूरी तरह से खत्म करना होगा। राणे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अक्षय उसकी आंखों में देख पा रहे थे कि वो जो कह रहा है ठीक बिल्कुल वैसा ही करेगा। उसने अपने हथौड़े को जोर जोर से हंसते हुए ऊपर उठाया। मिष्टी का सारा ध्यान इस वक्त अक्षय पर था और वो खुद चुपचाप एक ही जगह पर बैठी रही और उस हथौड़े की चोट को अपने सिर पर आने का इंतजार करती रही। राणे अपनी पूरी ताकत से उस हथौड़े को मारने वाला ही था। उस हथौड़े की चोट मिष्टी के सर पर पहुंचती उससे पहले अक्षय ने उस मैट को अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचा जिस पर राणे उस वक्त खड़ा था। मैट को खींचते ही राणे सीधा हवा में उछलते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी जेब से वो गन भी गिर गई जो उसने अक्षय से छीनकर अपने पास रख ली थी। वो गिरा जरूर था, पर उसे उतनी चोट नहीं आई थी कि उसे इस वक्त भी रोका जाए। वो फिर से खड़ा हुआ। अक्षय अभी भी अपनी ही जगह बेसुध से पड़े थे। राणे उठा और उसने अपने हथौड़े को फिर से अपने हाथ में लिया और अक्षय के पास आया। इस वक्त राणे का गुस्सा बहुत ही ऊपर था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। राणे ने गुस्से में कहा, आपने जो करना था कर लिया, या अभी भी कुछ है तो बता दो। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ये गेम मेरा है और इस गेम को जीतूंगा भी मैं ही। अक्षय राणे को चुपचाप देखते रहे। राणे ने अपनी पूरी बात करते हुए कहा, आपने मुझे अब बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। अब गेम का एंड मैं एक बार फिर से बदलता हूँ। इस बार मरोगे पहले आप और उसके बाद ये लड़की। गुड बाय सर, मैरी क्रिसमस। इतना कहकर वो जोर से अपने हथौड़े को बेसुध अक्षय के सिर पर मारने के लिए उठ चुका था, पर वो हथौड़ा अक्षय को छू जाता उससे पहले गोली की आवाज उस हॉल में गूंजती है। उस गोली की आवाज को सुनकर राणे के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने अक्षय की ओर देखा। अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राणे इस मुस्कुराहट की वजह अभी तक नहीं जानता था। वो पीछे मुड़ा और उसने देखा पीछे मिष्टी अपने हाथ में गन को लिए खड़ी थी। उस गन की नोक राणे पर झुकी हुई थी। राणे अभी भी कुछ नहीं समझा। उसे अपनी कमर के पीछे हल्का दर्द हुआ और उसने उस जगह हाथ लगाकर देखा। उसने उस जगह हाथ लगाकर अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने किया। उसके सफेद ग्लव्स अब उसी के खून से लाल हो रहे थे।
मिष्टी ने एक बार फिर उस गन से फायर किया और उस गन से निकली गोली सीधा राणे की चेस्ट में जाकर रुकी। राणे को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। राणे उसी वक्त अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ से वो हथौड़ा भी अब नीचे गिर गया। अक्षय इस वक्त अपनी दर्द भरी कराहती आवाज में राणे का वही का गाना गाने लगा। राणे ने अक्षय की ओर देखा। अक्षय उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया ना? गेम चाहे जो भी हो, उस गेम के रूल्स चाहे जो भी बनाए, पर रूल्स आर रूल्स, वो सबके लिए एक ही होते हैं। तुम अगर अपने बनाए रूल्स को नहीं तोड़ते तो आज तुम जिंदा होते। गुड बाय एंड मैरी क्रिसमस। अक्षय की पूरी बात होते ही राणे जमीन पर गिर गया। वो अपना गेम आज यहाँ एंड में आकर हार गया था और गेम भले ही देखने के लिए दूसरा मौका किसी को दे सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। राणे इस लंबे खेल का किलर था जो अब इस वक्त अपने गेम के एंड में खुद की कुर्बानी दे चुका था। मिष्टी भागकर अक्षय के पास गई। उसने अक्षय को संभाला। अक्षय के शरीर पर बहुत चोट लगी थी, पर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। मिष्टी को भी बहुत चोट लगी थी। इस कुछ घंटों चले डरा देने वाले खेल का अब एंड हो गया था। अक्षय मिष्टी को कुछ कहना चाहते थे। अक्षय कुछ बोल पाते उससे पहले ही मिष्टी ने अपने होठों को अक्षय के होठों से मिला दिया। उसने अक्षय को एक बहुत ही प्यारी किस की। कुछ देर बाद उस घर के बाहर मुंबई पुलिस थी। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर आई। आज इस पुलिस की टुकड़ी के साथ कमिश्नर दास भी थे। कमिश्नर दास अक्षय की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने राणे को देखा और फिर उन्होंने देखा कि अक्षय का सर मिष्टी के कंधे पर टिका था। कमिश्नर सर ने अपने सिर पर लगी टोपी को उतारते हुए कहा, वेल डन ऑफिसर, वेल डन, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर स्माइल आ गई। मिष्टी की नजर हॉल की दूसरी ओर गई, जहां कुछ पुलिस वाले और हॉस्पिटल स्टाफ के लोग मिष्टी के फादर को स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर ले जा रहे थे। मिष्टी ने अपने फादर को देखा तो उसने घबराते हुए कहा, डैड। मिष्टी को इस तरह घबराते हुए देखकर कमिश्नर ने कहा, डोंट वरी मिष्टी, तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक हैं। अब तुम भी हॉस्पिटल चलो या तुम दोनों के लिए भी मुझे स्ट्रेचर मंगवाना पड़ेगा। कमिश्नर सर को यूं हंसते और मजाक करते हुए देखकर मिष्टी और अक्षय भी हंसने लगे। अक्षय अपनी कहानी की दुनिया से बाहर आए और वो इस वक्त फिर से अपने आप को उसी न्यूज चैनल में बैठा देखते हैं। चारों ओर शांति थी। सब लोगों ने कहानी बड़े ही ध्यान से सुनी। सब लोगों के चेहरे पर एक बेसब्री सी दिखाई दे रही थी। शालिनी देसाई ने एक लंबी गहरी सांस ली और सामने रखे पानी के गिलास को उठाकर पानी पिया। शालिनी ने कहा, वाओ, तो ये था आपका पहला केस जिसे आपने इनविजिबल गेम का नाम दिया? अक्षय ने धीरे से कहा, जी हाँ। शालिनी ने कहा, तो आपने अपने पहले केस को सॉल्व इस तरह किया। ये वाकई काफी अच्छा था। जो किलर था राणे, उसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा मतलब वो साइको यूं अचानक कैसे हो सकता है। एक लंबी सांस लेते हुए अक्षय ने कहा, शालिनी, सच कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने ऐसा क्यों किया? उसे क्यों लगा कि उसे लोगों को मारना चाहिए? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं, न कि मेंटल स्पेशलिस्ट। शालिनी ने कहा, राणे आपके साथ ही था शुरू से। क्या आपको उस पर कभी शक नहीं हुआ? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। अगर वो जिंदा रहता तो शायद उसके दिमाग में सब क्यों और कब आया उसके बारे में पता लगाया जा सकता था। पर उस दिन वो मरता नहीं तो यहाँ आपके सामने मैं नहीं बैठा होता आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ओके, ठीक है। यहाँ हमारी ऑडियंस बैठी है जो आपसे इस केस के बारे में कुछ सवाल करना चाहती है। कैमरा ऑडियंस की ओर घूमा और सामने कई लोग अपने हाथ को खड़ा किए हुए बैठे थे। सामने मौजूद एक लड़की को शालिनी ने सवाल पूछने के लिए कहा। वो लड़की खड़ी हुई और उसने कहा, हेलो सर, मेरा नाम दीप्ति है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो दीप्ति। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी कहानी में आपने मिष्टी के डॉक्टर से मिलने से पहले ही मिष्टी से पूछ लिया था कि वो ड्रग्स कब ले रही है। मेरा सवाल यह है कि आपको कैसे पता चला कि मिष्टी ड्रग्स लेती है। दीप्ति, मिष्टी मेरे पास पहली बार आई थी। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि वो ड्रग्स लेती है। उसके हाथ के नाखूनों में मैंने ड्रग्स देखे थे और वो जब मेरे पास आई तो उसने पहले से ही ड्रग्स लिया हुआ था। उसने उस वक्त बहुत ही लाइट डोज लिया। उसकी नाक के पास मैंने वो सफेद पाउडर देख लिया था। ओके सर, थैंक यू। दीप्ति के बैठने के बाद एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, सर, मिष्टी क्या अभी भी आपके टच में है? मेरा मतलब, क्या आप उससे उस दिन के बाद भी मिले थे? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर यह सब मुझे नहीं लगता आप सब लोगों को बताने की जरूरत है। सॉरी, बट ये थोड़ा पर्सनल है। सवालों का सिलसिला जारी था। उस लड़के के बैठते ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, अरे बेटा,
उस छोटे 16 साल के बच्चे का क्या हुआ? अक्षय ने कहा। वो लड़का दिमागी रूप से परेशान था। बचपन से न जाने कितने तरह के नशे लेकर उसने अपना बचपन बिताया था। उसने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, इसीलिए उसने बिना डरे राणे की बातों को मान लिया और वो ये सब करने लगा। पर अब वो सही है, वो एक अच्छे स्कूल में है, एक एनजीओ में उसका कुछ टाइम इलाज हुआ और अब वो बेहतर जिंदगी जी रहा है। सामने की रो से एक आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, सर, मुझे पहले लगा कि इस समय कमिश्नर सर का कहीं ना कहीं हाथ होगा। जिस तरह से वो आपको अपने काम को करने से रोक रहे थे और जब आप 4 जून की सीसीटीवी फुटेज को लेने आए थे, तभी हवलदार कुमार ने कुछ दिन पहले उस फुटेज की एक कॉपी निकालकर किसी और को दी थी, वो भी कमिश्नर सर के कहने पर सर, क्या आपको उस वक्त कमिश्नर सर पर कोई शक नहीं हुआ? हाँ, ऐसा हुआ था। ये स्टोरी मिष्टी के आने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने मिष्टी और उसके फादर और कमिश्नर सर के बीच के हर तरह के कनेक्शन को देखा, पर मुझे उन सबके बीच में कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि कमिश्नर सर का इन सब में कोई हाथ नहीं है। पर मुझे आखिर तक ऐसा लगता रहा कि कमिश्नर सर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक किलर और साइको किलर को आप कैसे अलग कह सकते हैं? देखिए, साइको किलर को ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है वो उसके अलावा बाकी सब के लिए बेबुनियाद होता है। पर उसके लिए एक छोटी सी वजह काफी है किसी को मारने के लिए। शालिनी ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या किसी का कोई और सवाल है? इस बार किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा। शालिनी ने कहा, तो अक्षय, क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे? बिल्कुल, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? अगर मिष्टी आपके पास नहीं आती तो क्या आप उस किलर को पकड़ सकते थे? पता नहीं, राणे एक सुलझा हुआ आदमी था। लोग उसे बेवकूफ समझते थे और उसका मजाक बनाते थे, पर सच ये नहीं था। सच ये था कि वो जानबूझकर बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। सबको लगता था कि वो उस पर हंस रहे हैं, पर सच तो ये था कि वो अपने अंदर ही अंदर दुनिया पर हंस रहा था। शालिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अक्षय, राणे ने सब लोगों को मारा, पर क्या मिष्टी की कैमरे से ली गई तस्वीरें देखकर ही राणे ने लोगों को मारने का मन बना लिया था? ये सब होना उतना सीरियस तो नहीं था। क्या कोई किसी को ढूंढने के लिए लोगों की जान ले सकता है? शालिनी, मेरा भी सोच था, पर सच यही है कि उसने सिर्फ मिष्टी को ढूंढने के लिए ऐसा किया। राणे जैसे कई लोग हमारे बीच मौजूद हैं। वो देखने में एकदम शांत लगते हैं। कई बार तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो अपने आने वाले समय में किसी की जान भी ले सकते हैं, पर उनके दिमाग में एक घंटी बजती है जो उन्हें वो सब करने के लिए मजबूर कर देता है। अपने दिमाग में चल रहे लाखों सवालों को वो बांध नहीं पाते, वो अपने दिमाग में चल रहे तूफान को रोक नहीं पाते, पर एक दिन जब उनके दिमाग में एक शौक लगता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो अपने दिमाग में एक नई दुनिया बना लेते हैं। उस दुनिया में वो अपने ख्यालों का एक ऐसा जाल बना लेते हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए भी आसान नहीं होता। तो आप कहना चाहते हैं कोई भी साइको हो सकता है? किसी के दिमाग में एक घंटी बजी और उस घंटी को सुनते ही वो सही गलत की पहचान भूलकर क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख देते हैं। देखिए, दुनिया की नजर में जो राणे ने किया वो क्राइम था, पर उसकी नजर में नहीं। उसकी नजर में वो एक मजेदार दुनिया जैसा था। राणे ने लोगों को इसलिए नहीं मारा कि वो उसे क्राइम करना था, उसने लोगों को इसलिए मारा कि उसे उस सब काम में मजा आ रहा था। उसकी सूनी और बेजान जिंदगी में मिष्टी ने अपने रंग भर दिए थे। उसे किसी का डर नहीं था, उसे खुशी मिली, उसने किया। बस अब उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, या उसने ऐसा क्यों किया, ये सब सवालों के जवाब तो सिर्फ वही दे सकता था।